हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं CUT एग्ज़ाम सीरीज। आज हमारा चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा भाग 1। इसमें हम देखेंगे कि CUT में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से और पिछले साल कौन से क्वेश्चन आए थे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस स्कीम का फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। तो आइए हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, केवल सैन्य शक्ति बढ़ाना। ऑप्शन बी, खतरों से मुक्ति या उनसे संरक्षण। ऑप्शन सी, केवल आर्थिक विकास। और ऑप्शन डी है केवल सीमा की सुरक्षा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा खतरों से मुक्ति या उनसे संरक्षण। राइट आंसर होगा बी। तो सुरक्षा का मतलब है कि आपको किसी भी प्रकार के खतरे का डर ना होना ही क्या माना जाएगा? सुरक्षा। या आप कब सुरक्षित हो कि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डर ना हो, तभी आप सुरक्षित माने जाएंगे। तो व्याख्या देखते हैं हम कि सुरक्षा का मूल अर्थ है किसी व्यक्ति, समाज या राज्य को खतरों या थ्रेट से सुरक्षित रखना और उनसे बचाव करना। तो सुरक्षा का मतलब है कि आपके पास या आपके सामने किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। यदि खतरा है तो आप उन खतरों से सुरक्षित रह सके, इसे हम सुरक्षा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डैश को आघात पहुंचाने वाली चुनौतियों को खतरा माना जाता है। तो कौन सी चुनौतियां हैं जिनको खतरा माना जाता है? यदि वो चुनौतियां किसको नुकसान पहुंचाए तो इनमें से जो चार ऑप्शन है उनमें से किसी एक चीज को वो नुकसान पहुंचाती है, कोई सी भी चुनौती, तो उन्हें हम खतरा मानेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा आर्थिक विकास, केंद्रीय मूल्य, राजनीतिक दल और प्रशासनिक व्यवस्था। तो यदि कोई भी चुनौती आपके केंद्रीय मूल्य को आघात पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है, तो उसे खतरा माना जाएगा। आर्थिक विकास को या आर्थिक चीजों को नुकसान पहुंचाती है, कोई जरूरी नहीं है उसे खतरा माना जाए या नहीं माना जाए, लेकिन आपके केंद्रीय मूल्यों को यदि उसने चोट पहुंचाई है तो उसे हम खतरा मानेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। देखते व्याख्या का। सुरक्षा के संदर्भ में खतरा उन्हीं चुनौतियों को माना जाता है जो जीवन के केंद्रीय मूल्यों, सेंट्रल वैल्यूज को प्रभावित या नुकसान पहुंचाती है। तो उन्हीं चुनौतियों को खतरा माना जाता है जो व्यक्ति के केंद्रीय मूल्यों को चोट पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। अर्थात सुरक्षा का रिश्ता उन बड़े एवं गंभीर खतरों से है। यदि उनको रोकने के उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। अपूरणीय क्षति का मतलब होता है कि उस क्षति का कोई नुकसान हुआ था, जो क्षति हुई थी, जो नुकसान हुआ था, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। जैसे व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता और सुरक्षा उसके केंद्रीय मूल्य होते हैं। राज्य के संदर्भ में देखें तो स्वतंत्रता, अखंडता, एकता, ये उसके केंद्रीय मूल्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में सुरक्षा की अवधारणा किस प्रकार की हो गई है? तो ऑप्शन ए, केवल सैन्य। ऑप्शन बी, केवल आर्थिक। ऑप्शन सी, बहुआयामी। और ऑप्शन डी, केवल राजनीतिक। तो वर्तमान समय में यदि हम सुरक्षा की अवधारणा को देखें तो सुरक्षा की अवधारणा केवल एक चीज को शामिल नहीं करती है। ना उसमें केवल सैन्य बल शामिल होगा या सैन्य क्षमता शामिल होगी, ना केवल आर्थिक होगा, ना केवल राजनीतिक होगा, बल्कि वर्तमान समय में सुरक्षा कैसी हो गई है? बहुआयामी हो गई है। तो राइट आंसर रहेगा इसका
सी बहुआयामी। तो व्याख्या देखते हैं हम इसकी। आज सुरक्षा केवल सैन्य नहीं है बल्कि आर्थिक, पर्यावरणीय, मानव आदि पहलुओं को भी शामिल करती है। तो सभी पहलुओं को वर्तमान समय में शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन इस वजह से भी है कि आगे चलकर हम सुरक्षा की दो अवधारणाएं पढ़ेंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत में केवल राज्य को वैल्यू दी गई है, राज्य को महत्व दिया गया है, सैन्य शक्ति को महत्व दिया गया है, जबकि वर्तमान समय में राज्य के अलावा व्यक्ति और व्यक्ति के सभी पक्षों को भी महत्व दिया गया है। इस वजह से सुरक्षा को वर्तमान समय में बहुआयामी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक सुरक्षा, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, खतरा मुख्यतः बाहरी स्रोतों से माना जाता है। और स्टेटमेंट 2, सैन्य शक्ति इसका प्रमुख साधन है। स्टेटमेंट 3, मानव सुरक्षा इसके केंद्र में होती है। ऑप्शन 4 है, राज्य इसकी मुख्य इकाई होता है। तो उपरोक्त में से हमें कौन से कथन सही है वो चेक करना है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। पहले भी बोला है कि सुरक्षा को हम दो अवधारणाओं में पढ़ेंगे, पारंपरिक सुरक्षा में और गैर पारंपरिक सुरक्षा में। पारंपरिक सुरक्षा में हम राज्य को महत्व देते हैं, राज्य की एकता अखंडता महत्वपूर्ण है। तो राज्य, पारंपरिक सुरक्षा का जो केंद्रीय विषय है राज्य है। खतरा किससे है? इसको दूसरे राज्यों की सैन्य शक्ति से, ठीक है। उसी प्रकार गैर परंपरागत या आधुनिक में उसका जो केंद्रीय विषय है वो मानव है। और खतरा किससे है? वर्तमान समय में जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वो महामारी हो, दंगे हो, या अकाल हो, गरीबी हो, मानवाधिकारों का हनन हो, इन सभी समस्याओं से व्यक्ति को असुरक्षित माना जाता है। तो पारंपरिक सुरक्षा में हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 कहता है कि खतरा मुख्यतः बाहरी स्रोतों से, सही है। सैन्य शक्ति इसका प्रमुख साधन है, यह भी सही है। राज्य, मानव सुरक्षा इसके केंद्र में। परंपरागत में राज्य होता है, मानव नहीं होता। फोर्थ स्टेटमेंट, राज्य इसकी मुख्य इकाई होती है। हाँ, तो इसकी मुख्य इकाई या फोकस राज्य पे ही होता है। तो स्टेटमेंट 3 गलत होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही है। ए आंसर होगा इसका। तो व्याख्या देखते हैं हम इसका, कि पारंपरिक सुरक्षा का केंद्र राज्य होता है, इसकी सैन्य सुरक्षा करता है। तो जो राज्य फोकस में रहता है, मुख्य आधार जिसके आधार पर सुरक्षा को मजबूत किया जाता है वो है सैन्य सुरक्षा, सैनिक के क्षमता को बढ़ाना। पारंपरिक दृष्टिकोण में खतरा अन्य देशों से माना जाता है, जैसे युद्ध, आक्रमण आदि से। इसमें सुरक्षा सुनिश्चित करने का मुख्य तरीका होता है कि सेना, हथियार और रक्षा शक्ति को बढ़ावा दिया जाए। पारंपरिक सुरक्षा में राज्य ही मुख्य एक्टर होता है, या राज्य को पर ही फोकस होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है? तो इनमें से 4 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि उनमें से देखना है कि कौन पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है और कौन नहीं आता। ए, सीमा विवाद। स्टेटमेंट 1 सीमा विवाद, स्टेटमेंट 2 विदेशी आक्रमण, स्टेटमेंट 3 जलवायु परिवर्तन, और 4th है सैन्य गठबंधन। तो मैंने जैसा कि बताया कि पारंपरिक सुरक्षा में राज्य महत्वपूर्ण होता है, उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है, सैन्य शक्ति के माध्यम से सुरक्षा को मजबूत किया जाता है, और खतरा बाहरी चीज़ों से माना जाता है। बाहरी चीज़ों का मतलब दूसरा देश उस पर आक्रमण कर सकता है, आंतरिक खतरे को वो नज़रअंदाज करते हैं, या आधुनिक खतरे को भी नज़रअंदाज करते हैं। तो यहाँ पर सीमा विवाद भी पुरानी चीज़ों में आएगा, विदेशी आक्रमण भी पुरानी चीज़ों में आएगा, जलवायु परिवर्तन आधुनिक खतरों में माना जाता है।
सैन्य गठबंधन भी पुरानी या परंपरागत अवधारणाओं में आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 4 कथन सही है। तो आंसर होगा आपका ए। जलवायु परिवर्तन को आधुनिक खतरों में शामिल किया जाता है। व्याख्या देखते हैं हम। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। तो मेन बात होती है कि खतरा किसको होता है? केंद्रीय मूल्यों को होता है। यहाँ पर फोकस में राज्य होता है और राज्य के जो केंद्रीय मूल्य होंगे वो संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता होती है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए शक्ति संतुलन करने का प्रयास किया जाता है। सैन्य गठबंधन बनाने का भी प्रयास किया जाता है। शक्ति संतुलन में भी यही है कि यदि किसी दूसरे देश के पास ज़्यादा हथियार है तो हम भी और हथियार अर्जित करने का प्रयास करते हैं ताकि हमें किसी प्रकार का डर ना हो। या यदि 2 या 4 देशों ने ग्रुप बना लिया है सुरक्षा के लिए तो हम भी किसी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं या कोई ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम दोबारा देख लेते हैं कि यह सुरक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, पारंपरिक सुरक्षा और गैर पारंपरिक सुरक्षा। जो पारंपरिक सुरक्षा है जिसको हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, पारंपरिक सुरक्षा को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। तो यहां पर पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में जो आंतरिक वाला हिस्सा है, सेकंड पार्ट इसका, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना, वैश्विक शांति स्थापित करना और डी है आर्थिक विकास। तो आंतरिक सुरक्षा का मतलब होता है पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो राइट आंसर रहेगा बी। हम देख लेते हैं कि पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि देश के भीतर स्थिरता और कानून व्यवस्था बनाए रखना। यह भी राज्य की जिम्मेदारी होती है कि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। ये पारंपरिक सुरक्षा की या पारंपरिक अवधारणा की आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पारंपरिक आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संबंध राज्य के भीतर कानून व्यवस्था से है। स्टेटमेंट 2, इसका मुख्य खतरा विदेशी आक्रमण होता है। स्टेटमेंट 3, इसमें गृह युद्ध और विद्रोह शामिल होते हैं। स्टेटमेंट 4, इसका केंद्र व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। तो इसमें हमें देखना है कि पारंपरिक अवधारणा है, उसके अंदर सब पार्ट है आंतरिक सुरक्षा, उसके संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। तो आप ये मान लो कि पारंपरिक सुरक्षा की चाहे बाहरी अवधारणा हो या बाहरी सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो, केंद्र बिंदु हमेशा ही क्या रहता है? इसमें राज्य रहता है, व्यक्ति नहीं रहता। तो यहां पर ऑप्शन 4 में व्यक्ति माना गया है। व्यक्ति को पारंपरिक अवधारणा कभी भी फोकस बिंदु नहीं मानती। फिर ऑप्शन 2 हम देखते हैं कि इसका मुख्य खतरा विदेशी आक्रमण होता है। तो ये किसका हिस्सा होता है? बाहरी सुरक्षा का। होता तो पारंपरिक का ही है लेकिन बाहरी सुरक्षा का हिस्सा होता है। तो यहां पर स्टेटमेंट बचते हैं आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में जो सही स्टेटमेंट होंगे 1 और 3, कि इसका संबंध राज्य के भीतर कानून व्यवस्था से है और इसमें गृह युद्ध और विद्रोह को भी शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार आंतरिक सुरक्षा का संबंध राज्य के भीतर कानून व्यवस्था से, राज्य के बाहर बाहरी सुरक्षा के अंदर पढ़ेंगे उसको, राज्य के अंदर आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में
पढ़ेंगे। देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। आंतरिक सुरक्षा को मुख्य खतरा गृह युद्ध, विद्रोह, दंगे, अलगाववाद, नक्सलवाद जैसी समस्याओं से है। इस चैप्टर में जो बाहरी सुरक्षा, परंपरागत सुरक्षा है, उस सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य क्या क्या प्रयास करते हैं वो भी एक टॉपिक है, और उन्हीं टॉपिकों में से 2-3 क्वेश्चन बनाए। एक संधि है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, शॉर्ट में हम BWC बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन इस वजह से दिए हैं ताकि आपको ये हिंट मिले कि ये भी टॉपिक शामिल है और इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और लास्ट ईयर आया भी ये क्वेश्चन, वो आगे देखेंगे। तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था परमाणु हथियारों को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, जैविक हथियारों का विकास, उत्पादन और भंडारण रोकना। ऑप्शन सी, रासायनिक हथियारों का उपयोग बढ़ाना। ऑप्शन डी, सैन्य गठबंधन बनाना। तो जैसे नाम से ही पता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है, तो ये किसको नियंत्रित करेगी? जैविक हथियारों का विकास, उत्पादन और भंडारण रोकना। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य है बायोलॉजिकल हथियारों का उत्पादन, भंडारण रोकना। तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1972 में अपनाया गया था और 1975 में से लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक या बायोलॉजिकल और विषैले टॉक्सिक हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। यह संधि देशों को यह भी निर्देश देती है कि वे अपने पास मौजूदा जैविक हथियारों को नष्ट करें, ऐसे हथियारों के उपयोग को पूरी तरह रोकें। जैविक अनुसंधान का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे चिकित्सा, कृषि के लिए करें। तो आप बता सकते हो कि जैविक हथियार होता क्या है? ऐसे हथियार जो दूसरे देश के व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, लेकिन परमाणु हथियार या परंपरागत सैन्य हथियार नहीं होते, बल्कि जैविक जीवित हथियार होते हैं। जैसे वायरस, ये जैविक हथियार है। जब कोरोना फैला गया तो ये कहा गया कि चीन के द्वारा जैविक हथियार उत्पन्न किए गए थे और उन्हीं को दूसरे देशों में फैलाया गया है। तो जैविक हथियार का मतलब है जैसे वायरस के माध्यम से कोई बीमारी पैदा करना और उसके माध्यम से दूसरे देश पर हमला करना, तो उसको हम जैविक हमला भी बोलते हैं। तो ये संधि इस प्रकार के जैविक हथियारों को रोकने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसे हम CWC बोलते हैं, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, परमाणु हथियार। ऑप्शन बी, जैविक हथियार। ऑप्शन सी, रासायनिक हथियार। और ऑप्शन डी, साइबर सुरक्षा। तो नाम से ही पता है इसका राइट आंसर होगा सी, रासायनिक हथियार, केमिकल वेपन्स। बायोलॉजिकल संधि बायोलॉजिकल हथियारों को रोकती है, केमिकल संधि केमिकल हथियारों को रोकती है। तो हम देखते हैं व्याख्या। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य रासायनिक हथियारों को पूरी तरह समाप्त करना है। इस संधि के अंतर्गत रासायनिक हथियारों का विकास प्रतिबंधित है, इसका उत्पादन और भंडारण वर्जित है, मना है, निषेध है। इसके उपयोग यूज करने पर पूर्ण रोक है। पहले से मौजूद हथियारों को नष्ट करने का प्रावधान भी है। ये क्या होता है केमिकल वेपन्स? केमिकल वेपन्स यदि आपने पढ़ा हो तो 9th 10th की NCERT की SST की बुक है, वहाँ पर एक शब्द आया था ऑरेंज एजेंट के नाम से। ऑरेंज एजेंट एक केमिकल पदार्थ था जो वियतनाम पर जब अमेरिकी सेना हमला कर रही थी तो वियतनाम ने खुद ने अपने जंगलों पर वो डाल दिया था और उससे वहाँ के पूरे जंगल नष्ट हो गए थे और अमेरिकन सैनिकों को कुछ खाने को नहीं मिला। हताश होकर वो निराश होकर हार गए थे। तो एक केमिकल पदार्थ जो पूरे चीज़ों को नष्ट कर सकता है, तो वो भी एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो
केमिकल वेपन्स कन्वेंशन केमिकल हथियारों या रासायनिक हथियारों के उत्पादन रखने पर प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनपीटी के बारे में सही है। एनपीटी एक संधि थी जो किस पर बारे में चर्चा करती है, वही देखते हैं कि किस प्रकार के हथियारों के बारे में बात करती है। ऑप्शन ए रासायनिक हथियारों को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी जैविक हथियारों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, ऑप्शन डी साइबर हमलों को रोकना। तो आपने केमिकल पढ़ा है, बायोलॉजिकल पढ़ा है, तो ऊपर के दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब हमें चेक करना है ऑप्शन सी और डी में से। तो एनपीटी का आपने नाम सुना है पहले ही, यह है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी। एनपीटी का पूरा नाम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एनपीटी का पूरा नाम भी क्या है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या हिंदी में बोले तो परमाणु अप्रसार संधि। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। इस संधि के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं कि नए देशों तक परमाणु हथियार ना पहुंचे, अप्रसार हो मतलब उनका फैलाव ना हो। दूसरा है परमाणु हथियारों में भी कमी की जाए, और तीसरा है कि परमाणु शक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयूटी एग्जाम 2024 में आया, स्टार्ट का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो 2 संधि है, एक स्टार्ट है एक साल्ट है। दोनों संधि अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच हुई है। तो कभी इसमें से वो साल्ट का पूरा फॉर्म पूछ लेता है, कभी स्टार्ट का, या कभी कभार उनकी जो ईयर है कि कौन से साल वो संधि साइन हुई है उसके बारे में मैच करके पूछ लेता है। तो 2024 में पूछा है कि स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टोल, ऑप्शन बी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ऑप्शन सी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टैक्टिक्स, ऑप्शन डी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टैक्स। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है बी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी या स्टार्ट अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच की गई संधियां हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना। स्टार्ट 1 वर्ष 1991 में हस्ताक्षरित हुई है, जबकि स्टार्ट 2 पर वर्ष 1993 में हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए, और यह आया सीयूटी एग्जाम 2025 में। तो 4 संधियां हैं और उनको में मिलाना है। सूची फर्स्ट में संधि है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, एबीएम संधि बोलते हैं उसे। एक ऑप्शन एक में है बी परमाणु अप्रसार संधि, सी में है रासायनिक हथियार संधि, और डी में है भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया। तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि आपको 4 आपको सही आए, लेकिन ट्रिक ये होती है कि आप 1-2 को कंफर्म कर लो, फिर उनसे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 को कंफर्म कर सकते हो कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। और परमाणु अप्रसार संधि जो हमने अभी पढ़ी है एनपीटी, वो आई थी 1968 में। तो 2 कंफर्म हो गए आपके। अब 2 रहते हैं, एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एक रहता है रासायनिक हथियार संधि। और यहां पे ऑप्शन रहते हैं आपके 2 1972 और 92। तो हम आंसर देखते हैं इसका। ए आंसर है इसका 3। ए के साथ थर्ड मैच कर रहा है। आंसर ये है आपका 3।
एक के साथ थर्ड मैच करेगा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध है 1972 से। एबीएम जो संधि हुई है वो 1972 में हुई है। और बचा कौन सा? रासायनिक हथियार संधि, वो 1992 में हुई है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 3। व्याख्या देख लेते हैं कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एबीएम ट्रीटी वर्ष 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई है। परमाणु प्रसार संधि एनपीटी 1968 में हस्ताक्षरित हुई है। रासायनिक हथियार संधि सीडब्ल्यूसी वर्ष 1992 में अपनाई गई है। और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में वर्ष 1974 में इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था। तो ये थे आज के क्वेश्चन। चैप्टर था आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा। यदि आपको पसंद आता है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।